हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर एमपी एडीपीओ। फ्रेंड्स, हम डाउरी एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने डाउरी एक्ट के सेक्शन 5 तक इस एक्ट को कवर कर लिया है। अगर आपने फ्रेंड्स मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, आप उसमें पहले के जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि दहेज पत्नी या उसके वारिसों के फ़ायदे के लिए होना। पहले मैं आपको ये सेक्शन 6 है क्या, इसको एक सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेक्शन 6 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी शादी में दहेज दिया गया है तो वो जो दहेज है वो स्त्री के फ़ायदे के लिए होगा, और अगर स्त्री की डेथ हो गई है तो ऐसी स्थिति में वो जो दहेज होगा वो उसके एलआर के पास जाएगा। तो वो जो सारा दहेज है वो आपको उस स्त्री को ट्रांसफ़र करना है, या उस स्त्री की डेथ हो गई है तो उस स्त्री के जो हकदार होंगे, उसके बाद जो उसके एलआर होंगे, जो उसके वारिस होंगे, उनको आपको वो ट्रांसफ़र करना है। और अगर आपने उनको वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की हैं तो ऐसी स्थिति में फिर इस सेक्शन में पनिशमेंट भी दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसमें कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं, इसकी जो लीगल प्रोविजंस हैं उनको हम सेक्शन 6 को वेर के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 6 में बताया गया है कि अगर कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वो दिया गया था किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। शादी में मोस्टली होता है, लड़की तो सारा सामान लेकर अपने साथ रहती नहीं है, घूमती नहीं है, है ना। उसके ससुराल वाले होते हैं, जो पति है, देवर है, जेठ है, ननद है, जिठानी है, इन सब लोगों को उसका सारा सामान सौंप दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्त्री से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कोई दहेज है वो उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति उस दहेज को उस स्त्री को कब तक अंतरित कर देगा। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, एक क्लॉज बताया गया है कि अगर वो दहेज उसने विवाह से पहले प्राप्त किया था तो विवाह की तारीख के 3 मास के भीतर वो उस स्त्री को अंतरित कर देगा। अगला क्लॉज है बी क्लॉज, अगर उसने विवाह के समय वो दहेज प्राप्त किया था या विवाह के पश्चात वो दहेज प्राप्त किया था तो उसकी प्राप्ति के 3 मास के भीतर वो उस स्त्री को अंतरित कर देगा। सब क्लॉज 3 है इसमें, अगर उसने वो दहेज कब प्राप्त किया था जबकि वो स्त्री जिसकी शादी हुई है वो अवयस्क थी, तो उस दहेज को वो उस स्त्री को कब दे देगा, कब ट्रांसफ़र कर देगा, जबकि उस स्त्री की उम्र 18 वर्ष हो गई है उसके 3 मास के भीतर। मतलब जब लड़की की शादी हुई थी वो अवयस्क थी, तो जो दहेज मिला था वो उसके किसी ससुराल वालों को दे दिया गया था, तो वो उस दहेज को उस लड़की को कब तक ट्रांसफ़र कर देंगे, जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाए, उस दिन से लेकर 3 माह के भीतर आपको वो चीज़ें, वो जो दहेज है वो उस लड़की को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और जब तक वो समय नहीं आया है ट्रांसफ़र करने का तब तक आप उस स्त्री के फ़ायदे के लिए आप न्यास के रूप में उसको धारण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं सब क्लॉज 1 में। सब क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उपधारा 1 में जो समय भी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया उस समय के भीतर, ये सब क्लॉज 3 हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। सब क्लॉज 3 में ये बताया गया है कि जिस स्त्री को आपको वो चीज़ें दहेज ट्रांसफ़र करना था, अगर वो स्त्री क्या हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो फिर वो जो दहेज है आप वो अब किसको ट्रांसफ़र करोगे, तो अब आप उसको ट्रांसफ़र करोगे जो कि उसका एलआर होगा। तो सब क्लॉज 2 में ये बोला गया है कि सब क्लॉज 1 में जो टाइम पीरियड बताया गया है उस टाइम पीरियड के भीतर, या सब क्लॉज 3 में आप उसके एलआर को वो सारा दहेज ट्रांसफ़र करने में असमर्थ रहते हो तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कितना होगा, 6 मंथ से कम का नहीं होगा, किंतु जो 2 वर्ष तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड ये सेक्शन भी लगेगा, और साथ ही साथ एक आईपीसी का सेक्शन है हमारा 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मीन्स कि जिनको संपत्ति न्यस्त की गई है और वो संपत्ति उस स्त्री के लिए थी, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो संपत्ति इस स्त्री को वापस ही नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे हैं, या उसको ख़राब कर दिया है, किसी तरीके से डिस्पोज कर दिया है, तो आईपीसी का सेक्शन 4 भी साथ साथ अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आइए फ्रेंड्स, सब क्लॉज 3 है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां उपधारा 1 के अधीन किसी संपत्ति के लिए हकदार स्त्री उसको प्राप्त करने से पूर्व ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है अब आप किसको देंगे, वो प्रॉपर्टी उस स्त्री के जो वारिस हैं उनको आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। परंतु जहां ऐसी स्त्री की मृत्यु उसकी विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अन्यथा हो जाती है, वो जो फीमेल है उसकी मृत्यु विवाह की तारीख के 7 वर्ष के भीतर अननेचुरल डेथ हो गई है, प्राकृतिक कारणों से अन्यथा अगर उसकी मृत्यु हो गई है, तो फिर वो जो दहेज है वो अब आप किसको अंतरित करोगे, अब वो आप जो दहेज है वो अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित करोगे, और अगर उसकी कोई संतान है तो फिर उसकी संतान को अंतरित की जाएगी, और ऐसे संतान को अंतरण करने तक उसको आप न्यास के रूप में धारण
करोगे। सब क्लॉज 3 जो है वो एक तरीके से क्या है, आदेशों के निष्पादन के बारे में बात करता है। सब क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि उपधारा 1, सब क्लॉज 1 में जो टाइम लिमिटेशन बताया गया था उस समय के भीतर, ये सब क्लॉज 3 में संपत्ति का हकदार व्यक्ति है, उसको आप संपत्ति ट्रांसफर करने में असफल रहते हो, मतलब फेल रहते हो, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देगा। तो सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जब कोर्ट आपको सिद्ध दोष ठहराए, मतलब सब क्लॉज 2 में के अकॉर्डिंग जब उस मैटर की आपकी ट्रायल चल रही है, तो उस ट्रायल के दौरान कोर्ट आपको बोलता है कि वो प्रॉपर्टी आप उस स्त्री को ट्रांसफ़र कर दो, तब भी आप उस प्रॉपर्टी को उस स्त्री को, या फिर उस स्त्री की डेथ हो गई है तो उसके वारिस माता पिता या संतान को अंतरित नहीं करते हो, तो न्यायालय फिर क्या कर सकता है, दंड तो आपको देगा ही देगा, साथ ही साथ अतिरिक्त आदेश भी कर सकता है। और अतिरिक्त आदेश में कोर्ट ये बोल सकता है कि आप वो जो संपत्ति है वो इतने टाइम पीरियड के भीतर, जितना कोर्ट ने बोला हो उतने टाइम पीरियड के भीतर आप उनको वापस कर दो, या तो स्त्री की डेथ हो गई है तो ऐसी स्थिति में उसके वारिस माता पिता या फिर संतान को, और जितना टाइम पीरियड कोर्ट ने आपको आदेश में निर्दिष्ट किया है उतने समय के भीतर भी आप वो संपत्ति उनको ट्रांसफर नहीं करते हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, उस संपत्ति के मूल्य की बराबर की रकम आपसे वसूल कर सकेगा। और वो कैसे वसूल करेगा, मानो कि कोर्ट ने आपके ऊपर जुर्माना लगाया हो, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, सजा भी देगा, और साथ ही साथ अगर आप आदेश में जितना समय बताया गया है उस समय के भीतर अगर वो संपत्ति ट्रांसफर नहीं करते हो तो उस संपत्ति के मूल्य के बराबर की रकम आपसे वसूल की जाएगी, जैसे कि वो कोर्ट के द्वारा आपके ऊपर लगाया गया जुर्माना हो। इसमें सब क्लॉज 4 और दिया गया है कि इस धारा की कोई भी बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मीन्स अगर आपने ये प्रूफ हो जाता है कि आपने धारा 3 के अधीन दहेज लिया है या फिर दिया है, या फिर धारा 4 के अधीन आपने दहेज की मांग की है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि सब क्लॉज जो सेक्शन 6 के सब क्लॉज 2 में आपको पनिशमेंट मिल गया है तो 3 और 4 का पनिशमेंट नहीं मिलेगा। 3 और 4 का पनिशमेंट भी मिल सकता है, जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो इस धारा की कोई भी बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। मीन्स 3 या 4 के अकॉर्डिंग आपकी ट्रायल चल सकती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन हमारा जो है 7, उसमें बात बताई गई है अपराधों का संज्ञान, कि कौन कौन से कोर्ट हैं जो दहेज से संबंधित अपराधों की ट्रायल करेंगे। तो सबसे पहले हमको सेक्शन नंबर और एक और फ्रेंड्स हमको थोड़े से प्रोविजंस लिंक करके पढ़ने चाहिए। जैसे अभी हमने 406 पढ़ा, इसके बाद जो हमने सेक्शन जो 6 था इसमें जो आदेशों का निष्पादन की बात की गई थी 3A में, तो सीआरपीसी में उससे संबंधित कौन सा प्रोविज़न है वो भी आप देखिएगा। सीआरपीसी में 421 सेक्शन है, और जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 7 अपराधों का संज्ञान, इससे संबंधित प्रोविज़न सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में है, तो इससे संबंधित प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन हमारे 190 में है। तो यहाँ पर भी कोर्ट कौन कौन से कोर्ट हैं जो अपराधों का संज्ञान करेंगे, तो यहाँ पर जो महानगर मजिस्ट्रेट हैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं, वो दहेज से संबंधित अपराधों की ट्रायल करेंगे। उनसे छोटा कोई न्यायालय दहेज से संबंधित अपराधों का ट्रायल नहीं करेगा। अब कैसे कैसे कोर्ट संज्ञान लेंगे, तो सब क्लॉज B में बताया गया है। स्वप्रेरणा से भी ले सकते हैं, FIR पर भी ले सकते हैं, और परिवाद पर भी ले सकते हैं। परिवाद कौन कौन कर सकता है, जैसे सीआरपीसी है हमारा, सीआरपीसी का सेक्शन 198 है जो विवाह से विरुद्ध अपराधों के बारे में बात करता है। इसी तरह से यहाँ पर सब क्लॉज 2 बताया गया है कि अपराध से व्यथित व्यक्ति है वो परिवाद कर सकता है, या ऐसे व्यक्ति के माता पिता कर सकते हैं, या अन्य नातेदार द्वारा अथवा किसी NGO द्वारा भी परिवाद किया जा सकता है। लेकिन जो NGO होंगे वो कौन से NGO होंगे, तो आगे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो NGO होंगे वो कौन से NGO होंगे जिनको या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने मान्यता दी हो। इसका जो सब क्लॉज C है वो क्या बात कर रहा है कि जो महानगर मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो महानगर मजिस्ट्रेट है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, दोनों के लिए कितने पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है, दोनों 3 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। तो भले ही सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, इस अधिनियम के अधीन अगर वो किसी मामले की ट्रायल करते हैं, किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराते हैं, तो वो इस अधिनियम में जो भी दंडादेश दिया गया, जो भी दंडादेश बताया गया है वो दे सकते हैं। मीन्स वो अपनी पावर से ज़्यादा का दंड दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है वो कैसा है, एक स्पेशल लॉ का प्रोविज़न है। और यहाँ पर स्पेसिफाई कर भी दिया है उन्होंने कि जो महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर सकते हैं, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकते हैं, तो फिर भले ही वो 3 वर्ष से ज़्यादा का क्यों ना हो।
सब क्लॉज 2 है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को लागू नहीं होगी। जो हमारा सीआरपीसी का जो चैप्टर है हमारा 36, चैप्टर 36 हमारा है संज्ञान की परिसीमा। उसमें ये बताया गया है कि कोई भी अपराध हुआ हो तो उसमें कितना पनिशमेंट है, तो कोर्ट कितने समय के भीतर उन अपराधों का संज्ञान कर सकती है, और अगर लिमिटेशन निकल गई है तो उसके बाद कोर्ट संज्ञान नहीं करेगी। कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, अगर आप रीजनेबल कॉज बताते हैं तो फिर ये कोर्ट का क्या है, विवेक अधिकार है, कोर्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अदरवाइज जितनी भी लिमिटेशन है उतने समय के भीतर आपको उस मामले को फाइल कर देना चाहिए। तो यहाँ ये बात बोल रहे हैं कि जो सीआरपीसी का जो चैप्टर 36 है, जो सेक्शन चैप्टर 36 है उसमें सेक्शन एक है 468, उसमें लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है। पूरा चैप्टर है वो हमारा शुरू होता है सेक्शन 467 से लेकर 473 तक। तो इसमें यहाँ ये बोल रहे हैं कि भले ही सीआरपीसी में चैप्टर जो 36 में कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन लागू नहीं होगी, मतलब इस अधिनियम के अधीन मामलों का संज्ञान करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोर्ट कभी भी संज्ञान ले सकता है। ठीक है। सब क्लॉज 3 कि तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कथन ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अभियोजन का भागी नहीं बनाएगी। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो विक्टिम है, अपराध से व्यथित जो व्यक्ति है, जो वो विक्टिम है, अगर उसने कोई स्टेटमेंट दिया है और कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है जो कि उसको इस अधिनियम के अधीन फंसा रहा है, तो सिर्फ उसके ही स्टेटमेंट पर उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। मींस उसके स्टेटमेंट के आधार पर उसको एक्यूज्ड नहीं बनाया जा सकता जब तक कि दूसरी पार्टी उसकी शिकायत ना करे। आइए फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं। सेक्शन 8 में बताया गया है कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय तथा अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय तथा अजमानतीय और अशमनीय होना। ये तीनों टर्म्स हैं, इनमें से 2 टर्म्स सीआरपीसी में परिभाषित की गई हैं। अशमनीय का मतलब होता है कि उन मामलों में राजीनामा समझौता नहीं होगा। संज्ञेय मामले कौन से होते हैं, सीआरपीसी में परिभाषा इसकी दी गई है, और अजमानतीय मामलों की भी परिभाषा सीआरपीसी में दी गई है। संज्ञेय मामले ऐसे मामले जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अजमानती मामले जिनमें जमानत नहीं होती, मीन्स कि कोर्ट से आप अधिकार स्वरूप जमानत नहीं मांग सकते, कोर्ट का विवेक अधिकार है, कोर्ट दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सीआरपीसी इस अधिनियम के अधीन अपराधों को वैसे ही लागू होगी, मतलब जैसे सीआरपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं वैसे ही प्रोविजन इस अधिनियम में भी लागू होंगे। लेकिन किन किन प्रयोजनों के लिए सीआरपीसी लागू होगी और किन किन प्रयोजनों के लिए सीआरपीसी लागू नहीं होगी, तो इसमें हम आगे देखेंगे। सब क्लॉज ए में बोल रहे हैं कि ऐसे अपराधों के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए डाउरी एक्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ठीक है, कौन से अधिकारी करेंगे, तो उन सब के लिए हम कहाँ से देखेंगे, सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोविजंस हैं वहाँ से हम उनको देखेंगे। सब क्लॉज बी में बोला गया है निम्नलिखित से भिन्न प्रयोजनों के लिए, कि सब क्लॉज बी में 2 पॉइंट दिए गए हैं, उन प्रयोजनों के लिए सीआरपीसी लागू नहीं होगी। उनसे कोई भिन्न प्रयोजन है तो उन प्रयोजनों के लिए सीआरपीसी लागू हो सकती है। बी के पॉइंट 1 में क्या बताया गया है कि उस संहिता की धारा 42 में विनिर्दिष्ट विषय, सेक्शन जो 42 है जो हमारा सीआरपीसी का, उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसने असंज्ञेय अपराध किया है और अगर वो अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो फिर पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं, उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अधिनियम में अगर किसी व्यक्ति ने कोई असंज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी को वो नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध हो, तो किसी व्यक्ति को अगर आपको गिरफ्तार करना है या किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अधिनियम के अधीन आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार तभी कर सकते हैं जब आपके पास वारंट हो या मजिस्ट्रेट का आदेश हो। इसका सब क्लॉज 2 है, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध अजमानतीय और अशमनीय होगा, मीन्स इसमें राजीनामा नहीं होगा। सेक्शन 8A नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कुछ मामलों में सबूत का भार, कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा। जैसे हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि सबूत जो एक्यूज होता है उसको दोषी साबित करने का भार किसके ऊपर होता है, तो अभियोजन पक्ष होता है, उसको मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। लेकिन इस सेक्शन में क्या बताया गया है, 8A में जो 2 सेक्शंस बताए गए हैं वो भी आपको अच्छे से उनके नंबर देखने हैं, कि अगर किसी व्यक्ति ने धारा 3 के अधीन कोई अपराध किया है या धारा 4 के अधीन कोई अपराध किया है, धारा 3 या धारा 4 के अधीन अगर उसको अभियोजित किया जाता है तो ये साबित करने का भार, मीन्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होगा कि उसने दहेज ना तो लिया है, ना दहेज दिया है, ना ही दहेज लेने या देने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है।
और ना ही उसने दहेज की मांग की है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होगा। लेकिन कौन कौन से सेक्शंस के लिए? सिर्फ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको लर्न करनी है अच्छे से। सेक्शन 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर भी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? एक ओटी ये बनेगा आपका। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, राज्य सरकार करेगी। सब क्लॉज 2 देख लीजिएगा। सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां और कृत्य, क्या क्या शक्तियां होंगी, उसके वो कौन कौन से कृत्यों का पालन करेगा। तो पहला उसका काम है यह देखना कि इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। इस अधिनियम की जो कंप्लायंस है वो की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। दहेज लेने या दहेज को देने या दहेज के दुष्प्रेरण को या दहेज के मांगने को, इन सब चीज़ों को रोकने का काम उसका है। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना। तो और अगला काम क्या है उसका कि इस अधिनियम के अधीन जो भी व्यक्ति अपराध करते हैं उनके अभियोजन के लिए एविडेंस कलेक्ट करेगा। अगला काम उसका ऐसे अतिरिक्त कार्य जो राज्य सरकार उसे सौंपे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको कार्य सौंपे वो कार्य करेगा। साथ ही साथ इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में जो विनिर्दिष्ट हैं वो काम भी वो करेगा। इसमें एक सब क्लॉज 3 भी दिया है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को किसकी शक्तियां प्रदत्त कर सकती है? तो राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां प्रदान कर सकेगी। सब क्लॉज 4 में सलाहकार बोर्ड के बारे में बताया गया है। सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार करेगी। क्यों बनाएगी सलाहकार बोर्ड? तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सहायता और सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो सलाहकार बोर्ड कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार। क्यों? दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन में सहायता और सलाह देने के लिए। और जो बोर्ड होगा, सलाहकार जो बोर्ड होगा वो कितने सदस्य होगा? तो 5 सदस्य होगा। और जो 5 सदस्य होंगे वो कौन सी फील्ड से होंगे? तो जो 5 सदस्य होंगे वो समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, मतलब कोई भी सोशल वर्कर्स। और उन 5 सदस्यों में कम से कम 2 फीमेल्स होंगी। जो 5 सदस्य सलाहकार बोर्ड में होंगे उनमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। अब 2 सेक्शन और बचे हैं फ्रेंड्स हमारे। सेक्शन 9 है हमारा नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। सिर्फ हमें इसको नंबर याद रखना है इसका कि 9 में किसको नियम बनाने की शक्ति दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है। और सेक्शन 10 में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? तो सेक्शन 10 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम पूरा हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।